नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज काफ़ी समय बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत चावड़ा जी। आपका स्वागत है अभिजीत नमस्ते जी। सर। आजकल तो थैंक आपके यू वेरी मच। पॉडकास्ट की चर्चा है पूरे यूट्यूब इकोसिस्टम में। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स ग्रेट टू बी बैक। अब आप ये बताएं कि बड़ी बातें हो रही हैं आजकल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये क्या है, किधर जा रहा है? क्या पैक्स अमेरिकाना ख़त्म हो रहा है? और पैक्स अमेरिकाना अगर ख़त्म हो रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? क्या अमेरिका ने मूर्खता की है यूक्रेन में घुस के, और उनको चाइना को टेक ऑन करना चाहिए था तो वो रशिया को टेक ऑन कर रहे हैं? ग्लोबल डीप स्टेट क्या सोच रही है, बताइए। जी, अभी इस समय बहुत कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। जैसे आपने कहा कि पैक्स अमेरिकाना कुड बी अंडर थ्रेट। तो जैसे सब जानते हैं, इस समय विश्व में सिर्फ एक सुपर पावर है एक्चुअली, जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सुपर पावर का मेरा डेफिनेशन ये है कि एनी नेशन जो कहीं पर भी दुनिया में 30 से 7 मिनट के समय में इंटरवीन कर सकता है मिलिटरीली, इसे कहते हैं मेरे डेफिनेशन में सुपर पावर। तो आज ऐसा एक ही राष्ट्र है, यूनाइटेड स्टेट्स। अब पिछले एक दो दशक से उनका पावर जो है, उनका एक्चुअली जो इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो रहा है। हमें विजिबली दिखता है ये कि उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। उनके विरोध में बहुत बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से बोलते हैं ओपनली। तो उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, लेकिन उनका पावर अभी तक कम नहीं हुआ है एक्चुअली। आज भी वो सोल सुपर पावर है। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि एक ऑल्टरनेटिव ऑर्डर की बात हो रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो एक ऑल्टरनेट सिस्टम देगा कंपेयर टू द सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले 70 ईयर्स से जारी रखा है। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, दैट एसेंशियली वुड रिवॉल्व अराउंड अराउंड ब्रिक्स। ब्रिक्स के जो 5 राष्ट्र है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें एक्चुअली 3 मेन राष्ट्र है, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। तो इसके अराउंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रिवॉल्व हो सकता है। अ, क्योंकि ये सब इमर्जिंग इकोनॉमीज है, स्पेशली इंडिया एंड चाइना। चाइना तो अभी एसेंशियली अपने पीक तक पहुंच चुका है लगभग लगभग। अब चाइना का स्लो डिक्लाइन होने वाला है। दिस इज व्हाट ऑल द प्रोजेक्शंस आर टेलिंग अस, क्योंकि उनका डेमोग्राफी अभी खतरे में है। उनका टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है। 2.1 होना चाहिए फॉर रिप्लेसमेंट लेवल, लेकिन ये 1.1 1.2 के आसपास है, विच इज अ डिजास्टर। तो उनका पॉपुलेशन, उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो गया है। डेमोग्राफिक डिजास्टर धीरे धीरे शुरू होगा। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो विंडो है, इट इज ओपन अंटिल लगभग 2050 के आसपास। मतलब हमारे पास एक और जनरेशन है ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसमें हमें जो भी करना है। बाद में हम भी शायद डिक्लाइन हो सकते हैं डेमोग्राफिकली, एज वाइज। और रशिया एक बहुत ही सिक्योर नेशन है। ये एक ओटार्की है, मतलब दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल द सोर्सेज। अगर आपको कोल चाहिए, अगर आपको गैस चाहिए, अगर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए, आयरन, स्टील, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, जो भी चीजें आपको चाहिए एक सेल्फ सफिशिएंट राष्ट्र को चलाने के लिए, ये सब कुछ रशिया को के पास उपलब्ध है अपनी ही टेरिटरी में। तो उन इसका मतलब है कि उनको किसी और की जरूरत नहीं है इन सब एसेंशियल चीजों के लिए। सो रशिया एक बहुत ही स्टेबल और सिक्योर, एसेंशियली सिक्योर राष्ट्र है। सो दैट्स व्हाई RIC कैन बी द कोalition अराउंड व्हिच अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैन इमर्ज। लेकिन अभी RIC, जो रशिया, इंडिया, चाइना का जो कोalition ग्रुपिंग जो है, उसमें भी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि रशिया का, रूस का, भारत और चीन के साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन भारत और चीन के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है जो भारत ने खड़े नहीं किए हैं। ये सारा जो प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना के बीच में, इट इज बिकॉज ऑफ चाइनीज अग्रेशन। चाइना का जो पॉलिसी हमेशा से रहा है, एक्सपांशनिज्म, अग्रेशन, ये सब इंपीरियलिज्म, इसके कारण से भारत और चीन के बीच में प्रॉब्लम्स है। और अभी रिसेंटली रूस ने और ब्रिक्स ने अनाउंस किया था कि वो एक ब्रिक्स करेंसी को एस्टेब्लिश करने वाले हैं, ब्रिक्स करेंसी को रोल आउट करने वाले हैं। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जो है, श्री डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने कहा कि इंडिया विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। तो दैट टेल्स अस कि एवरीथिंग इज नॉट गुड इन ब्रिक्स एंड इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ब्रिक्स करेंसी में डेफिनेटली कुछ तो वीकनेस आएगी। बिकॉज इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, विच इज द नंबर 5 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बहुत
2-3 वर्ष में नंबर 3 इकोनॉमी होने वाली है भारत की। अगर भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो दिस डेफिनिटली टेक्स अवे समथिंग फ्रॉम द ब्रिक्स करेंसी। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत क्या यूएस के पक्ष में जा रहा है? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए थे, वहाँ पर बहुत अच्छा उनका विज़िट रहा, बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स आए इस ट्रिप के। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो उनका जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है, जेट इंजन, जो हमारे फाइटर प्लेन्स में हमें एक अच्छे इंजन की आवश्यकता है, तो वो उनके जेट इंजन की लगभग 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। ऑब्वियसली कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। और एक उसका जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे भारत में। तो ये एक अच्छा आउटकम था, और भी बहुत सारे अच्छे आउटकम्स थे। तो ये एक अच्छा मूव हुआ था। फिर उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए, जहाँ पर फिर से जेट इंजन का एक और डील हुआ, जो एक अलग से सेपरेट डील है, जिसमें शायद लगभग पॉसिबली 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है भारत में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फिर स्कॉर्पियन सबमरीन्स का डील हुआ, और और रफाल्स का भी डील हुआ। सो बहुत सारा हम वेस्ट के साथ अच्छा नेगोशिएशन और डील्स कर रहे हैं हम, व्हिच काइंड ऑफ वुड टेक अस अवे फ्रॉम रशिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट। चाइना से तो हम दूर ही है, और हमें ये देखना है कि अगर भारत और चीन के बीच में अगर युद्ध होता है, तो हमारे पक्ष में कौन आ सकता है? हु कैन सपोर्ट अस? क्या रूस हमारा सपोर्ट कर सकता है? और इसका उत्तर है कि रूस करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत हद तक आज डिपेंडेंट है ऑन चाइना। तो फिर भारत किससे सहायता ले सकता है? ऑब्वियसली भारत अपने आप में चीन को विथस्टैंड कर सकता है, चीन को हरा भी सकता है हिमालयन वॉर में। लेकिन हमें डेफिनेटली दूसरे राष्ट्रों की सहायता अगर मिलती है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और ये कौन से राष्ट्र है? ये एसेंशियली वेस्टर्न राष्ट्र है, क्योंकि बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को आज नंबर 1 या नंबर 2 एनिमी देखता है, एक्चुअली नंबर 1 एनिमी। और ये जो यूक्रेन वॉर जो चल चल रहा है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि रूस और चाइना काइंड ऑफ ऑन द सेम कैंप है। तो रूस को वीकन करेंगे, चाइना को भी वीकन करेंगे। चाइना के ऊपर जैसे हम जानते हैं बहुत सारे सैंक्शंस लगा रहे हैं अमेरिकन। सेमीकंडक्टर एक्चुअली पूरा पूरा उनका जो इंडस्ट्री है उसको क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस। तो ये सब बहुत कुछ चल रहा है, और उसमें भारत आज थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि इट इज इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, जो हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, पॉसिबिलिटी है, तो फिर भारत को किसी की तो सहायता लगेगी, एंड दैट आइडियली विल बी द वेस्ट, नॉट द रशियंस। और दूसरी बात ये है कि क्या यूएस डिक्लाइन कर रहा है? आई थिंक यूएस का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली डिक्लाइन हो रहा है। यूएस का जो प्रेस्टीज है, और उनका जो जो ओवरऑल पॉजिटिव इमेज है, वो काफी डिसइंटीग्रेट हो रहा है धीरे धीरे, स्टेडीली इरोड हो रहा है। उनका जो ट्रस्ट है जो पूरी दुनिया का उनके ऊपर था, आज सबको मालूम पड़ रहा है कि यूएस ने पिछले 70 साल में क्या क्या चीजें की है, बहुत बुरी चीजें। बहुत सारे राष्ट्रों को बर्बाद कर दिया, एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत काफी हद तक डिक्लाइन हो रहा है स्टेडीली। उनका पावर डिक्लाइन नहीं हो रहा है। और हमें हमारे पर्सपेक्टिव से ये अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि अगर यूएस डिक्लाइन हो गया और यूएस चाइना के लिए थ्रेट नहीं रहा, तो फिर चाइना अपनी नजर कहाँ डालेगा? सीधा हमारे ऊपर डालेगा, क्योंकि पूरे एशिया में सिर्फ एक राष्ट्र है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है, और इवेंचुअली सरपास भी कर सकता है। वो सिर्फ एक राष्ट्र है, भारत। तो चाइना चाहेगा कि भारत भाई डिसइंटीग्रेट हो जाए, भारत इतना राइज ना हो पाए। तो अगर यूएस का थ्रेट चला गया चाइना के पास से, सो नेक्स्ट उनका टारगेट भारत ही होगा। आज भारत के ऊपर इतना वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्मी, पूरी जो आर्म फोर्स है, वो अलग अलग जगह पर स्प्रेड आउट है। ताइवान स्ट्रेट में उसके बहुत बहुत सारे उनको बहुत फोकस करना पड़ता है। पैसिफिक रीजन में उनको फोकस करना पड़ता है। कोरिया के रीजन में बिकॉज अमेरिकन प्रेजेंस है, इसलिए चाइना का बहुत फोर्स वहां पर कंसंट्रेटेड है, और जापान रीजन में भी। सो दैट्स व्हाई द चाइनीज फोर्स इज ऑल स्प्रेड आउट। अगर यूएस थ्रेट चला गया, तो उनका सारा फोर्स इस तरफ आ जाएगा तिब्बत रीजन में, और फिर हमारे लिए एक्चुअली बहुत डेंजर होगा, क्योंकि उनका नेवी भी बहुत पावरफुल है। और अगर नेवी भी पूरा वो इस तरफ भेज देंगे बे ऑफ बंगाल में, तो हमारी नेवी उसको विथस्टैंड नहीं करती थी, क्योंकि न्यूमेरिकली हम बहुत छोटे हैं कंपेयर टू द चाइनीज नेवी। हमने अपने नेवी में इतना इन्वेस्ट नहीं किया है जितना करना चाहिए था। तो ये सिचुएशन है। तो इस समय यूएस एक्चुअली डिक्लाइन कर रहा है धीरे धीरे, स्लोली। इट इज स्टिल द नंबर 1 सुपर पावर, ओनली सुपर पावर। इट इज वे मोर पावरफुल देन चाइना। देखिए, सोचिए, चाइना चाहता है कि वो ताइवान को वापस ले ले। ताइवान उनके उनके डोर स्टेप से एक स्टोन थ्रो की दूरी पर है, फिर भी उतना भी वो कर नहीं पा रहे। अमेरिका इज स्टिल मोर पावरफुल देन चाइना,
जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द चाइनीज कोस्ट। इतना पावरफुल है यूएस। सो अभी भी यूएस का पावर है, वो डिक्लाइन नहीं हुआ है, इन्फ्लुएंस वो सब डिक्लाइन हो रहा है। धीरे धीरे यूएस का पावर भी डिक्लाइन हो सकता है, बट इट विल टेक एटलीस्ट 1 जनरेशन, मिनिमम 20 वर्ष। अ, तो उतना समय हमारे पास है टू ग्रो अवर इकोनॉमी। अब वो भी, यूएस वाले भी नहीं चाहते कि भारत बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर चाइना डिक्लाइन हो गया और भारत राइज हो गया, तो उनके लिए वही बात है कि अ न्यू कंपिटिटर ऑन द होराइजन। और वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके सामने कंपटीशन खड़ा हो, और या आज या फिर कल। तो यूएस भी इतना नहीं चाहता कि भारत बहुत हद तक ज्यादा प्रोग्रेस हो जाए। यूएस वांट्स टू हेल्प इंडिया इन सम वेज, एंड यूएस वांट्स टू रिस्ट्रेन इंडिया इन अदर वेज, मोर रिस्ट्रेनिंग देन हेल्पिंग। यूएस के पर्सपेक्टिव से भारत इज गुड इनफ ओनली फॉर वन पर्पस, कि हम चाइना को काउंटर बैलेंस करें। उससे अधिक वो हमें हेल्प नहीं करना चाहते, और उससे अधिक हमें ग्रो भी नहीं करना चाहते वो। तो उनका यूएस के पर्सपेक्टिव से आइडियल सिचुएशन ये होना चाहिए, ये होगा कि भारत और चाइना लड़ जाए और एक दूसरे को नष्ट कर दे, ताकि सब कंपटीशन चला गया, और फिर वो रशिया को भी देख लेंगे। ये सिचुएशन है इस समय। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी इमर्जिंग पावर्स है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है हमें, बीनीथ द रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। और आई थिंक पिछले नेक्स्ट 5 से 7 वर्ष में बहुत सारा चेंज होने वाला है, और काफी सारा क्लैरिटी आ सकता है इन दैट टाइम। अभी इस सिचुएशन एसेंशियली अगर हम कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे, तो इट इज सिमिलर टू द 1910s, वर्ल्ड वॉर वन के पहले के जो कुछ वर्ष थे, जब बहुत कुछ ऐसा चल रहा था, उसके जैसा सिचुएशन आज दिख रहा है। अलग अलग न्यूली फॉर्मिंग कोalitions और कोऑपरेशन दिखेगा आपको। ओल्ड पावर्स रहेंगे, इमर्जिंग पावर्स होंगे। दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आज में दिख रहा है। इट कुड पोटेंशियली लीड टू अ मेजर वॉर, और अगर मेजर वॉर होता है तो इट विल मोस्ट लाइकली हैपन इन एशिया। उसके फ्लैश पॉइंट्स क्या पॉसिबली हो सकते हैं? एक तो ताइवान स्ट्रेट है, दूसरा इंडिया चाइना बॉर्डर है जो पूरा अनडिमार्केटेड है, कोरिया भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान इतना चांस नहीं है, क्योंकि इंडिया इज वे टू पावरफुल फॉर पाकिस्तान, अनलेस चाइना पाकिस्तान को इंस्टिगेट करता है। लेकिन आजकल पाकिस्तान इज मोर कंट्रोल्ड बाय द यूएस देन चाइना। तो ओवरऑल इस समय ये सिचुएशन है, एंड वी कैन एनालाइज दीस थिंग्स इन डिटेल, स्पेसिफिक इश्यूज। जी, तो 2-3 मेजर टेक अवेज़ जो आपने अभी एनालिसिस की उसमें से, और उसमें तो एक आपने सेमीकंडक्टर वाला भी मेंशन किया। तो जब हम इंडिया की राइज़ की बात करते हैं, तो इसमें ये जो सेमीकंडक्टर वाला जो पूरा का पूरा इश्यू है, वो कितना महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि भई जो ये जो चिप्स हैं या जो सेमीकंडक्टर्स हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द न्यू ऑयल। हाउ फार डू यू एग्री विद दैट? सी सेमीकंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्वियसली है। इसका कारण क्या है कि हम हमारी जो भी आज टेक्नोलॉजीज है, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, वो सब चिप्स बेस्ड टेक्नोलॉजीज है। हमारा जो सेल फोन है उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है, जो विच इज द हार्ट, विच इज द ब्रेन्स ऑफ द स्मार्टफोन। वो एक चिप है। इट इज दैट ओनली, इट इज सेमीकंडक्टर बेस्ड। हमारे जो लैपटॉप्स है, हमारे जो टैबलेट्स है, हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन है, हमारे टीवीज है, फ्रिज है, हमारी जो कार्स है, जो कुछ भी हम आज यूज करते हैं, हर चीज के हार्ट में अंदर एक चिप होती है जो सब कुछ चलाती है। सो दीज चिप्स आर essential फॉर मॉडर्न 21st सेंचुरी लिविंग। उसके बिना सारी टेक्नोलॉजीज बंद हो जाएगी इंस्टेंटेनियसली। इसलिए चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड नॉट से इट इज द सेम एज ऑयल और फ्यूल, क्योंकि वो अलग चीज है, वो एनर्जी वाली चीज है। वो तो हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी, सम सोर्स, सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन चिप्स बहुत ही एसेंशियल है। और चिप्स किस लिए एक नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई राष्ट्र चिप बनाता है, जो एक छोटा सा सेमीकंडक्टर का एक उसके ऊपर बनता है, पूरा वीएलएसआई से, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ सर्किट्स, ऑफ एंड नॉर नैंड, ये सब सर्किट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स एंड ऑल। तो इसके अंदर आप बैकडोर्स डाल सकते हो। मतलब आप जो चिप, लेट्स से मेरे पास फोन है जो चाइनीज मेड फोन है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है जो चाइना में बनाया गया है। तो चाइना, उस जो चाइनीज कंपनी है, वो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डाल सकते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और जो हमारा सारा डेटा हमारे नॉलेज के बिना वहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेटा में भेजता रहे ऑन अ डेली बेसिस। अगर आपके फाइटर प्लेन में कोई चिप है जो चाइना में बना है या फिर यूएस में बना है, तो दे कैन
वो आपके फाइटर प्लेन के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकते हैं। सेम गोज फॉर सैटेलाइट्स। अगर आपके सैटेलाइट्स में कुछ चिप्स है जो होने ही है, जो आपके राष्ट्र के बाहर बने हैं, देन अदर कंट्रीज कैन डू थिंग्स टू योर सैटेलाइट्स। लेट्स से आपके पास एक एक स्पेसक्राफ्ट है जो मून के ऊपर लैंड करने वाला है, जिसमें बहुत सारे चिप्स होते ही है ऑब्वियसली। तो अगर कोई चिप अगर चाइना में बना है या फिर यूएस में बना है, और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स है जो आपको पता नहीं है, देन समथिंग कैन हैपन टू योर स्पेसक्राफ्ट एंड इट कैन क्रैश ऑन द मून। ऐसा भी हो सकता है। सो दीज चिप्स, इसके इसके अंदर ये बैकडोर्स और किल स्विचेस हो सकते हैं। किल स्विच क्या होता है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 1980s में आई थिंक यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को एफ कौन सा F-17 सॉरी F-18 फाइटर प्लेन बेचा था। ऑस्ट्रेलिया तो यूएस का एक बहुत ही क्लोज अलाई है, फाइव आइज नेशंस का एक हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया। तो यूएस ने ये F-18 फाइटर प्लेन्स ऑस्ट्रेलिया को बेचे थे 1980s में। फिर ऑस्ट्रेलियंस ने ये सब उड़ाना शुरू किया, एंड उन्होंने ये फाइटर प्लेन्स को लिया फॉर टेस्ट रन्स और प्रैक्टिस के लिए, यू नो। और प्रैक्टिस में उनको ये मालूम पड़ा, टेस्टिंग में मालूम ये पड़ा उनको, कि कोई अगर वो टारगेट को लॉक करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू इन द F-18 फाइटर प्लेन, तो उन्हीं टारगेट्स को लॉक करने को वो अलाउ कर रहा था जो यूएस ने ऑथोराइज किए थे। अगर किसी अनऑथोराइज टारगेट को वो लॉक करना ट्राई करेंगे तो नहीं हो रहा था। सो उनका जो टारगेट एक्विजिशन सिस्टम था जो जो सॉफ्टवेयर होता है वो पैकेज, तो इट वाज ओनली अलाउइंग देम टू लॉक ऑन टू टारगेट्स द अमेरिकन्स वुड ऑथोराइज, नॉट समथिंग द ऑस्ट्रेलियंस वांटेड। तो उन्होंने इतने एक्सपेंसिव जो प्लेन्स लिए थे, दे वर एसेंशियली यूजलेस, disabled and crippled because of the US software and because of the chips. तो उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत 20-30 वर्ष लगे। आज भी आई एम नॉट श्योर कि वो प्लेन्स फुल्ली फंक्शनल है। तो ये होता है विच इज कॉल्ड अ बैकडोर और अ किल स्विच। पाकिस्तान के पास जो F-16 है उसमें भी यूएस चिप्स है, और पाकिस्तान उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और अगर यूएस चाहे तो उन प्लेन्स को पूरा डिसेबल कर सकता है रिमोट कंट्रोल के थ्रू। द प्लेन्स विल रिफ्यूज टू टेक ऑफ, एंड इफ दे टेक ऑफ दे विल रिफ्यूज टू फायर। ऐसा यूएस कर सकते हैं, यूएस वाले कर सकते हैं। विच टेल्स अस कि जब ये बालाकोट के बाद जो जो थोड़ा बहुत हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तानी F-16 को हमारे विरुद्ध कार्यवाही करने को अनुमति दी थी। दे अलाउड दिस टू हैपन, अमेरिकन्स, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। तो ये होता है, दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर्स एंड स्पेशली माइक्रोचिप्स, सो माइक्रो प्रोसेसर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जो आर्मी है उसके पास टैंक्स है, उसके पास फाइटर प्लेन्स है, उसके पास नेवल वॉरशिप्स है, सबमरीन है, जो कुछ भी है, आपके पास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, ये सब में माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। और हमारा पॉलिसी है कि हम चाइना से कुछ नहीं लेते, लेकिन हम ऑब्वियसली यूएस से लेते हैं या फिर ताइवान से लेते हैं। अब ताइवान इज अंडर यूएस कंट्रोल। ताइवान तो एक्चुअली यूएस का ही एक पोजेशन है, और या तो हम ताइवान से लेंगे या फिर हम अमेरिकन कंपनी से लेंगे, एएमडी, एनवीडिया, जो भी है, इंटेल, ये सब चीजें बाहर से आती है। हु नोज उसके अंदर क्या बैठा है। तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स है, चिप्स है, हम अपने घर में ही बनाए, इंडिया में। और इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस वाइटल नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव कि हमारे पास अपनी खुद की, अपनी स्वयं की एक इंडस्ट्री हो, हाई क्वालिटी माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने की, वर्ल्ड क्लास कटिंग एज लेवल। आज तो हम जीरो पर है। हमें आज तो फॉक्सकॉन से और दूसरे कंपनीज से हेल्प लेना पड़ेगा। वी विल इनवाइट देम टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत के अंदर, और फिर धीरे धीरे उस उन सब जो हमारे जो टेक्नीशियंस वहां पे ट्रेन होंगे, ये सब स्किल्स डेवलप करेंगे, उनके हेल्प से और दूसरे दूसरे मीन्स के थ्रू हम अपने खुद के प्लांट्स बनाएंगे। दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कम से कम 10 वर्ष लगने वाले हैं। बट इट इज गुड कि आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, और इवेंचुअली हम इसके ऊपर पूरे अच्छे से फोकस करेंगे। देन वी कैन बिकम वन ऑफ द मेजर चिप एक्सपोर्टिंग नेशंस, जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चिप्स आर एक्सट्रीमली हाईली इन डिमांड, वेरी वैल्यूएबल। ये कम से कम $2 या $3 ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री होने वाली है बाय 2030 और सो इट इज अ वेरी बिग चंक ऑफ द ग्लोबल मार्केट जो हम लेना चाहते हैं। इसलिए भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर भारत को नेक्स्ट 20 वर्ष में एक मिडिल इनकम नेशन बनना है, हमें कम से कम $10 ट्रिलियन का जीडीपी आउटपुट करना पड़ेगा हर वर्ष। सो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। हम 15 तक भी पहुंच सकते हैं अगर हम ठीक से करते हैं। वी विल हैव टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। आज हम सिर्फ
हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दूसरा भी एक्सपोर्ट है, लेकिन सर्विसेज इज नॉट द सॉल्यूशन। वी हैव टू एक्सपोर्ट रियल वर्ल्ड थिंग्स, और बहुत स्कोप है। सो बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करने में, और स्पेशली आज जब हर कोई चाइना से वापस निकल रहा है, देन इंडिया शुड बी ए वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि हम एक अच्छा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बने। जो भी चाइना से निकल रहा है उनके लिए, दे शुड नॉट गो टू वियतनाम और समवेयर एल्स, दे शुड कम टू इंडिया। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर हम ठीक से करते हैं, then we can take advantage जो of गवर्नमेंट की using. प्रेजेंट पॉलिसी है पीएलआई की और हाँ, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इनकरेज करने की, हाँ, यू थिंक इट इज गुड इनफ? I think it's a good start. It can always be improved. Uh, mm, if you listen to people who are in the exports business and all, बहुत सारे लोग frustrated है. They are not happy with the current state of affairs. They want things to be improved. They want taxes to be reduced. They want the compliance to be reduced. Too many compliance steps have to be done. Too many things, too many regulations, too much red tape. काफी कुछ corruption भी हो सकता है अगर आपको land acquisition करना है किसी state में. बहुत problems आते हैं बीच में. तो ये सारे these are low hanging fruits जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. वो लैंड Lots of things can एक्विजिशन be तो improved. यूपीए ने कॉम्प्लिकेट किया था जानबूझ के। हाँ, उन्होंने कॉम्प्लिकेट किया था, यस डेफिनेटली. तो इसको अब ठीक करना पड़ेगा अगर हमें इन चीजों में अगर आगे बढ़ना है. वी हैव टू क्लियर आउट ऑल दीज थिंग्स. हमें लैंड एक्विजिशन को इजी करना है. अगर आप चाइना में जाएंगे, अगर आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वो आपको इमीडिएटली अच्छे अच्छे लैंड के पार्सल देंगे. भाई ये लो जो आपको चाहिए लैंड ले लो. एंड दे विल मेक इट इजी. दे विल रोल आउट द रेड कार्पेट फॉर यू कि आओ और इन्वेस्ट करो हमारे देश में. और फिर दैट्स हाउ इट इज. बट हमारे यहाँ नोबडी पे इज उसका गोइंग उल्टा. देयर। नाउ नोबडी इज गोइंग देयर. लेकिन उनका पॉलिसी ये रहा है. उनका पॉलिसी ये रहा है. एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू गेट सो मेनी पीपल टू इन्वेस्ट इन चाइना. इसीलिए चाइना इतना जायंट इकोनॉमी बन गया बाय डूइंग दीज थिंग्स. दे रोल्ड आउट द रेड कार्पेट फॉर इन्वेस्टर्स व्हेन दे नीडेड इन्वेस्टमेंट्स. आज सिचुएशन अलग है. तो आज हमें इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है. आज वी वांट पीपल टू कम एंड इन्वेस्ट एंड सेट अप देयर प्लान्स इन इंडिया. तो हमें ये पॉलिसीज बनानी चाहिए कि वी रोल आउट द रेड कार्पेट फॉर देम. वी मेक देम फील वेरी वेलकम. उनको खुशी होनी चाहिए यहाँ पे आने में. एंड देन वी विल बी एबल टू बिकम अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग पावर. तो ये सब चीजें होने की जरूरत है. ऑब्वियसली आई एम श्योर इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट इट नीड्स टू हैपन अ लिटिल फास्टर. That's the sense that I get from talking to people who are in manufacturing and all that. दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न कृपया पूछें, और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं, सुपर चैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. तो ये जो चिप मेकिंग के जो अलग-अलग इसके कंपोनेंट्स हैं, इसमें डिज़ाइन है, फैब्रिकेशन है, टेस्टिंग है, तो इसमें से कौन-कौन सी जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में एस्टैब्लिश हो चुके हैं और कहाँ अभी होने बाकी हैं? As far as I know, एक plant next year open हो सकता है. I think somewhere in Gujarat. It will most likely be the first semiconductor microprocessor और semiconductor manufacturing plant in India. अगर आपको माइक्रोप्रोसेसर्स बनाने या फिर चिप्स बनाने हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको सिलिकॉन लगता है, व्हिच इज जस्ट सैंड, व्हिच इज वेरी रेडिली कॉमनली अवेलेबल मटेरियल. अब उसको आपको अगर एक सिलिकॉन वेफर बनाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा पानी लगता है. टू एंड देयर इज यू नीड अल्ट्रा प्योर वाटर टू डू द प्रोसेसिंग. तो अगर आपको आई थिंक 1 स्क्वायर फुट का चिप चाहिए, तो उसके यू नीड सेवरल थाउजेंड लीटर्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर. तो इट इज वेरी वाटर इंटेंसिव. ओके, ये पूरा प्रोसेस. एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. और ये कारण से चाइना तिब्बत को पकड़ के रखा है, क्योंकि तिब्बत में बहुत सारा पानी है. And they need to do this. So one thing we need is silicon, which is easily available. Second thing we need is lots and lots of water. बहुत सारा पानी चाहिए उसके लिए. तीसरा, आपको एक स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए ये सब एचिंग करने के लिए, जिसको बोलते हैं फोटोलिथोग्राफिक मशीन. जिसका एक मेजर मैन्युफैक्चरर है, उसका नाम मुझे याद नहीं, बट इट्स अ डच कंपनी. नेदरलैंड्स में वो कंपनी है. तो आपको उनसे मशीन्स लेनी पड़ती है, जो आपके सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर वो सारे सर्किट्स एच करके देगा. एंड ऑब्वियसली दीज आर टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास नहीं है इस समय. फोटोलिथोग्राफिक मशीन्स हम बनाते नहीं है. वी हैव टू इंपोर्ट देम फ्रॉम द डच और समवेयर एल्स. तो
एंड यू नीड द एक्सपर्टीज, हमारे पास डिजाइनर्स होने चाहिए जो आपको जो डिजाइन करे नए सर्किट्स। वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द एग्जिस्टिंग डिजाइन, उसको कॉपी करें एंड देन ऑब्वियसली वी कैन इंप्रूव अपॉन देम। तो ये सारे जस्ट वेरी हाई लेवल ओवरव्यू कि क्या क्या लगता है इसके अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो है फोटोलिथोग्राफिक मशीन, जो जो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आइडियली हमें वो टेक्नोलॉजी अक्वायर करनी चाहिए या फिर बनानी चाहिए। इट मे टेक टाइम बट इट इज समथिंग वी हैव टू इन्वेस्ट इन। जैसे कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी अगर अगर हम कहीं से खरीद रहे हैं, इट डजंट मीन कि वी शुड स्टॉप द कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम, उससे भी हमें चालू रखना चाहिए। सिमिलरली अगर हम टेक्नोलॉजी कहीं से खरीद के ला रहे हैं फोटोलिथोग्राफिक मशीन की, इट डजंट मीन कि वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप इट ऑन आवर ओन। दैट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव। सो ये सब लगेगा। एंड ऑब्वियसली अगर हम फॉक्सकॉन को इनवाइट करते हैं भारत में, जो वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, देन दे विल कम विद देयर टेक्नोलॉजी। वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आएंगे और वो अपने प्लांट्स को एस्टेब्लिश करेंगे, एंड दैट इज समथिंग दैट विल इवेंचुअली सीप इनटू आवर ओवरऑल मार्केट प्लेस। तो ये होता है, दैट्स हाउ वी डू इट। और हमें ये याद रखना है कि इस समय चाइना इज काइंड ऑफ फेसिंग द ब्रंट ऑफ यूएस सैंक्शंस। यूएस ने रिसेंटली वो सेमीकंडक्टर या जो भी एक्ट है उनका लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में उन्होंने चाइना के ऊपर अप्लाई किया था, विच एसेंशियली डिनाइज चाइना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूएस की चाइना में जा रही थी, बहुत सारे कटिंग एज कंपोनेंट्स चाइना को एक्सपोर्ट हो रहे थे टू मेक देयर माइक्रो प्रोसेसर्स। ये सब अब डिनाई हो गया है चाइना को। सो जो चाइना का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड है, लेकिन जो कटिंग एज लगता है वो अब उनके पास नहीं है। दे आर नॉट, दे हैव बीन डिनाइड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अमेरिका एसेंशियली, दिस इज काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक ऑन द चाइनीज microprocessor and semiconductor industry. The US is trying to clamp down on this and prevent China from progressing in this. और ताइवान इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ताइवान इज समथिंग द चाइनीज वांट। चाइना में सबसे बड़े कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और अभी यूएस, फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन जो है, उनका जो उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है ताइवान में। अब यूएस ने क्या किया है कि दे हैव आस्क्ड फॉक्सकॉन टू ओपन सिमिलर जायंट फैक्ट्रीज इन द यूएस। तो एक तो ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है, दूसरा 2024-25 तक ओपन हो जाएगा, और एक जर्मनी में भी ओपन हो सकता है। सो वंस एक बार ये सारी बड़ी फैक्ट्रीज यूएस में एस्टैब्लिश हो गई, तो फिर ताइवान का जो इंपॉर्टेंस है वो चला जाएगा। अगर ताइवान नष्ट भी हो जाए तो भी जो सारा टेक्नोलॉजी है वो यूएस में पहुंच चुका होगा। सो देन ताइवान में बी एक्चुअली समथिंग दैट कम्स अंडर चाइनीज थ्रेट। लेकिन यूएस चाइना को अलाउ नहीं करेगा कि ताइवान को इंटैक्ट ले सके। अगर अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है, तो अमेरिकन लॉ मेकर्स ने और कांग्रेस पीपल ने ये कहा है कि वी विल ब्लो अप ऑल द फैक्ट्रीज, ऑल द सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज इन ताइवान। सो एसेंशियली इफ चाइना डज दैट, दे विल गेट नथिंग। ये सिचुएशन है। और अगर उस समय तक अगर फॉक्सकॉन भारत में भी प्लांट एस्टेब्लिश करता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सो ओवरऑल जो चल रहा है वो अच्छा हो रहा है। वी आर इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट बहुत जोर से फोकस कर रही है कि बाय 2030 के आसपास भारत एक मेजर मैन्युफैक्चरर बन जाए सेमीकंडक्टर्स का। तो अगर ये इनिशिएटिव हम अच्छे से रन करेंगे और अगर ये इसको हम सक्सेसफुल बनाएंगे, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। हमें मेजर हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और इवेंचुअली लॉन्ग रन में हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अभी रशिया भी ऐसा सिमिलर एक इनिशिएटिव चला रहा है। दे वांट टू दे वांट टू प्रमोट देयर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर। उसमें उसमें बहुत बड़ा बजट दिया है रशियन गवर्नमेंट ने टू टू गिव इम्पीटस टू चिप मैन्युफैक्चरिंग विद इन रशिया, डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो आज जो भी बड़े राष्ट्र है, जो भी बड़े पावर्स है, वो सब समझ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर नेशंस फॉर दिस क्रिटिकल थिंग, अदरवाइज मेनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग। जी, और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि चाइना जो है वो या तो इम्प्रूव कर रहा है या कम से कम डिक्लाइन नहीं कर रहा है। लेकिन जो सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं और जो स्टैटिस्टिक्स अब छन-छन के निकल रहे हैं, वो सब इस दिशा में संकेत दे रहे हैं कि चाइना की डिक्लाइन तो काफ़ी समय पूर्व ही आरंभ हो चुकी है, और वो केवल अपने फिगर्स कुक अप करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं। उनकी डेमोग्राफी कोलैप्स हो चुकी है, उनकी लेबर मार्केट कोलैप्स हो चुकी है,
और उनकी रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स हो चुकी है। और अभी मैं देख रहा था कि उनके जो ओवरऑल जो टैक्सेस हैं वो भी डाउन है बाय फैक्टर ऑफ अबाउट 5-6%। और उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर आल्सो डाउन बाय अ फैक्टर ऑफ मोर देन 10%। और जो ग्रोथ वो 5.5% बता रहे हैं वो एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ है अबाउट 5% की। इस तरह की बातें जो है वो यहाँ तक कि जो चाइना का जो हम कहें नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड सीसीपी मीडिया, लेकिन जो सिंपैथेटिक मीडिया है वो भी ये रिपोर्ट कर रहा है और ये रिपोर्ट्स वहीं से आ रही हैं। जी, बहुत समय से लोग ऐसा ऐसा मान रहे हैं, ऐसा ऐसा दैट्स बीन द सस्पिशन कि चाइना अपने जो जीडीपी फिगर से पिछले 10-15 वर्ष से फज कर रहा है, उसको इन्फ्लेट कर रहा है। तो ये जो एंड दैट इज ऑब्वियसली समथिंग द चाइनीज विल आर नोन फॉर डूइंग, वो हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं। सो इट इज क्वाइट लाइकली कि उनका जो डिक्लाइन जो है, जीडीपी का इकोनॉमिक डिक्लाइन, वो काफी वर्षों से चलता आ रहा है। कम से कम 5 वर्ष तो चलता ही होगा होगा और ये सब जो चीजें हैं दे हैव बीन एग्जासर्बेटेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, जिसमें चाइना बहुत जोर से इट वाज वेरी बैडली हिट। उनका जो वैक्सीन है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव रहा, लेस देन 20% इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन, जिसके कारण उनको उनको भयानक लॉकडाउन करने पड़े, महीनों तक लोगों को लॉकडाउन में रखा, जिससे उनकी पूरी इकोनॉमी ठप हो गई। पूरी इकोनॉमी नेगेटिव फिगर्स में ऑफिशियली आ गई, नॉट अनऑफिशियली लेकिन ऑफिशियली। तो सोचिए एक्चुअली कैसा हुआ होगा। और उनका जो हाउसिंग मार्केट है वो पूरा बबल है, बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज है जो पूरी खाली है। तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि चाइना में बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे बहुत सारे वर्षों से, लेकिन अभी सब इमर्ज हो रहा है। सो ओवरऑल इट इज क्लियर कि चाइनीज इकोनॉमी अब बूम नहीं हो रही है। वो लोग कहते हैं कि 5, जैसे आपने कहा, 5-5.5% का ग्रोथ वो ऑफिशियली रिकॉर्ड कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली उससे बहुत कम ग्रोथ है, पॉसिबली निगेटिव भी है, जैसे आपने कहा। इसका मतलब क्या है कि चाइना इज इन नॉट नॉट इन गुड शेप। लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से वी हैव टू रिमेंबर कि हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है। वी शुड नॉट थिंक कि सब हो गया अभी। चाइना अभी नेगेटिव ग्रोथ भी कर रहा है, तो भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो भी बहुत बड़ी इकोनॉमी, इट इज 5 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया, मोर देन 5 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया। हमें ये समझना है, अगर वो नेगेटिव ग्रोथ भी होता है तो एटलीस्ट 20 वर्ष तक इट इज गोइंग टू बी ए मेजर पावर। It's going to be more powerful than India for at least 20 years. 2050 तक we have to assume China is more powerful than us, और हमें उसको we should not take China for granted. We should not be complacent. हमें फुल स्टीम अहेड जाना है। हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर फुल फोकस करना है। और जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है, हमें वी हैव टू रिमेंबर कि वी हैव टू कीप इन्वेस्टिंग इन द मिलिट्री एंड मेक आवर मिलिट्री मोर पावरफुल। तो चाइना में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस बिकॉज दे आर एन इविल नेशन। वो हमारे दुश्मन है। ये दुश्मनी हमने शुरू नहीं की है, उन्होंने शुरू की है। पहले उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया, जो कभी उनका था नहीं, और फिर हमारे एक्चुअल टेरिटरी के ऊपर भी उन्होंने नजर डाली है। हमारे कुछ टेरिटरीज के हिस्से पकड़ के बैठे हैं इस समय टेम्पोरली। इवेंचुअली जब हमारी भी ग्रोथ होने लगेगी, जब हम एक समय पर आएंगे जब हम पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए, देन इवेंचुअली वी विल सेट एवरीथिंग राइट। इस समय वी हैव टू कीप आवर हेड डाउन एंड फोकस ऑन आवर ग्रोथ। इट इज गुड कि चाइना डिक्लाइन हो रहा है। और चाइना अगर बहुत डिक्लाइन हो गया और फिर लेट्स से अगर हाइपोथेटिकली नेक्स्ट 10 वर्ष में चाइना बहुत डिक्लाइन होता है, चाइना बिकम्स इररिलेवेंट, दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि देन द यूएस विल फोकस फुल्ली ऑन इंडिया, कि भाई अभी अभी इंडिया को थोड़ा नीचे रखो। वी शुड नाउ फोकस ऑन इंडिया। यूएस में ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है भारत में। मणिपुर को देखिए क्या हो रहा है, पंजाब में देखिए क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पर ब्रेकिंग इंडिया एक्टिविटीज चल रही है। ये सारी एक्टिविटीज यूएस चला रहा है मेनली, उनके एनजीओज के थ्रू, उनके चर्च के थ्रू, उनके पॉलिटिशियंस के थ्रू। एंडी गार्सेटी जो उनका जो नया एम्बेसडर है, उसने कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए हैं कि वी विल इंटरवीन इन मणिपुर इफ द इंडियन गवर्नमेंट इज ओके विद दैट, एंड वी विल डू सब नेशनल डिप्लोमेसी, और पता नहीं क्या क्या है। बहुत सारे उसने इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। उसने कहा था कि आई विल फोकस ऑन द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑन इंडिया, एंड डेमोक्रेसी इज नॉट स्ट्रांग इनफ इन इंडिया, एंड माइनॉरिटीज आर अंडर थ्रेट। सो उनका ओवरऑल पॉलिसी ये रहा है बहुत वर्षों से, टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू वीकन इंडिया इंटरनली थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। उनके बहुत सारे पेड, भारत में बहुत सारे एस्पायरिंग ज़ेलेंस्कीज है। आई थिंक वी ऑल नो दैट लॉट्स ऑफ एस्पायरिंग ज़ेलेंस्कीज विद इन इंडिया, और ये सारे यूएस के पेरोल के ऊपर हो सकते हैं पॉसिबली, ऐसा ऐसा माना जाता है। इट इज और ये स्टैंडर्ड यूएस प्रैक्टिस है।
इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर चाइना बहुत डिक्लाइन होता है, देन इट विल नॉट बी गुड फॉर इंडिया। आई थिंक हमें ये नेक्स्ट 20 ईयर्स तक चाइना भी बहुत डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, और हमें एज फार एज पॉसिबल प्रोग्रेस करना चाहिए। देन वी विल बी इन अ सेफ स्पॉट। हमारा आइडियल सेफ स्पॉट विल स्टार्ट आफ्टर वी क्रॉस $10 ट्रिलियन इन इकोनॉमी, इन जीडीपी। उसके बाद वी कैन फील रीजनेबली सेफ। वहां तक हमें बिल्कुल भी इधर उधर देखना नहीं है, एंड वी हैव टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड वी शुड नॉट टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड, चाइना, अमेरिका, एनीबडी। हमारे कोई मित्र नहीं है, हम अकेले ही है, यही सोच के हमें जाना है आगे। जी। और यूरोप, जैसे हम मैक्रों को देख रहे हैं कि मैक्रों ने बीच में ये कहा कि हम जो है वो यूएस के डिक्टेट्स पे नहीं चलना चाहते हैं, और उन्होंने ब्रिक्स में आने का प्रयास किया, तो उनके यहाँ दंगे करवा दिए गए। जी, यूएस का ये पावर है, लेकिन वो कहीं पर भी किसी भी राष्ट्र में ऑन डिमांड दंगे करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्रांस का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इजराइल। इजराइल में इजराइल वी नो इज अ यूएस पपेट एसेंशियली, उनको अच्छा नहीं लगे लेकिन सच है जो सच है। इजराइल इज इट एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ यूएस असिस्टेंस, एंड इजराइल इज एसेंशियली कंट्रोल्ड बाय द यूएस। कुछ लोग कहते हैं कि द यूएस इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल, अभी जो भी बात है इट इज द सेम थिंग। तो अभी रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू जो है, जिसको यूएस की मीडिया क्या अल्ट्रा राइट विंग पोर्ट्रे करती है, तो नेतन्याहू ने रिसेंटली कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स को करने का प्रयास किया, तो अचानक से ऑन डिमांड दंगे हो गए इजराइल में कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जो जुडिशियल रिफॉर्म्स वो करना चाहते हैं, उससे इट विल गिव मोर पावर टू द पीपल रादर देन द अनइलेक्टेड जुडिशरी। ये सिस्टम थोड़ा सिमिलर है, कहीं और हमने देखा होगा कहीं पे। सो वहां पर भी जो जुडिशरी है वो कंप्लीटली अनइलेक्टेड है, बिल्कुल भी उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। Uh, तो बेंजामिन नेतन्याहू वांटेड टू रिड्रेस द सिचुएशन एंड मेक द जुडिशरी मोर अकाउंटेबल एंड मोर इन कंट्रोल ऑफ द पीपल। तो इसके इन्होंने ये जब बात की तो ये पूरे दंगे हो गए। तो दैट इज समथिंग द यूएस कैन डू एनी टाइम एनीवेयर। थाईलैंड में देखिए क्या होता है। थाईलैंड में 2020-21 में अचानक से स्पॉन्टेनियसली लाल बाल और ग्रीन बाल वाले लोग आ गए, ब्लू बाल वाले लोग आ गए, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, प्रो डेमोक्रेसी, एंटी मोनार्की। और फिर रिसेंटली यूएस ने थाईलैंड में एक नया जेलेंस्की उत्पन्न किया और उसको एज प्राइम मिनिस्टर पोजीशन करने की कोशिश की, बट इट फेल्ड। बट दे विल कीप ट्राइंग दिस। अभी बांग्लादेश में वो रेजिम चेंज करना चाहते हैं। दे हैव सेड दैट क्या खालिदा जिया, क्या नाम है उसका, खालिदा जिया नहीं, शेख हसीना, सॉरी, शेख हसीना गवर्नमेंट इज वेरी ऑटोक्रेटिक, शेख इट हैज हसीना बीन तो इन है पावर अभी, टू खालिदा लॉन्ग। जिया उसकी चैलेंजर हाँ, है। चैलेंजर है। सो दे वांट खालिदा जिया, दे वांट द अल्ट्रा एंटी इंडिया खालिदा जिया। तो ये काम यूएस हर जगह करता है। तो हमें इसके बारे में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। भारत में भी ये सब कभी भी हो सकता है। हमने देखा जब श्री ट्रम्प आए थे भारत में, तब क्या हुआ दिल्ली में, इट हैपेंड ऑन डिमांड। या और अभी हम देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है। दट इज ऑल जियोपॉलिटिक्स, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल मैटर्स है सारे। So yes, this is something the US is a past master at. They have perfected the art of the color revolution. वो कहीं पर भी करवा सकते हैं on demand. So we have to be careful, very careful. France have, जैसे आपने कहा, they have seen this, और France is paying the price for these past policies of immigration. किसी को भी आना दो भाई, you need to have standards in your country. आपके कुछ standards होने चाहिए, और यू कैनॉट जस्ट अलाउ एनीबडी। आपका देश कोई धर्मशाला नहीं है कि आप किसी को भी आने दो कभी भी। यू नीड टू हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। अब फ्रांस में तो ये हो गया कि कोई भी आ सकता है, और इसके कारण से अभी फ्रांस इज इंटरनली कॉम्प्रोमाइज्ड। और ये जो इमिग्रेंट्स है, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस वेरी इजीली, एंड दे कैन बी मेड टू रायट एंड डू एनीथिंग ऑन डिमांड। पेरिस में क्या हाल हो गया था 2-3 हफ्ते पहले, पूरा पेरिस जल रहा था, पूरा फ्रांस जल रहा था। तो फ्रांस के जो जो एक्चुअल जो नागरिक है, जो 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 इंडिजिनस लोग है, वो बहुत दुखी है। लेकिन हर इलेक्शन में जो जो इमिग्रेशन प्रो इमिग्रेशन वाले होते हैं वही जीतते हैं फॉर सम रीजन। ये सिचुएशन है। सो इटली में भी काफी ऐसा सिचुएशन है, जर्मनी की भी हालत खराब है। सो यूरोप इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इंटरनली। और हम जानते हैं कि वेस्टर्न यूरोप में रियल पावर कौन है। वेस्टर्न यूरोप में रियल पावर यूनाइटेड स्टेट्स है, बिकॉज वेस्टर्न यूरोप इज अंडर ईयू एंड नेटो, एंड बोथ ईयू एंड नेटो आर यूएस क्रिएशंस एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द यूएस। ये सिचुएशन है। सो इस समय क्या हो रहा है कि द यूरोप इज बीइंग डी इंडस्ट्रियलाइज्ड, इट इज बीन डिस्ट्रॉयड।
आप किसी राष्ट्र को अगर किसी जगह को, किसी रीजन को या किसी कंट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल। गो टू द रूट ऑफ एवरी इंडस्ट्री, एनर्जी। हर इंडस्ट्री को एनर्जी लगती है। यू नीड कोल, गैस, पेट्रोलियम और अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका एनर्जी सप्लाई है, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज करता है और उसको उसको लेट्स से 50% रिड्यूस करता है, इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर इंडस्ट्रीज, इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर इकोनॉमी, यू विल गो इनटू रिसेशन, जो अभी जर्मनी में हो रहा है और अलग अलग जगह पे यूरोप में हो रहा है। क्या हो रहा था कि यूरोप में बहुत चीप रशियन गैस आ रहा था, सब काट दिया यूएस ने। अब कहां से उनकी इंडस्ट्री चलेगी? So the US is deliberately destroying Europe's society and deindustrializing Europe. ये एक पूरा वेल थॉट आउट प्लान है जो उसको जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हम देख रहे हैं। द ग्लोबल डीप स्टेट। तो द फुटप्रिंट्स ऑफ द ग्लोबल डीप स्टेट। तो आइए अब हम चलते हैं, दर्शकों के प्रश्नों को ले लेते हैं। और उससे पूर्व एक बार दर्शकों से पुनः आग्रह है कि कृपया याद रखें, हमारा 4 और 5 नवंबर को दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 होने वाला है। और आप लोगों से आग्रह है कि कृपया बढ़ चढ़ के हमारी आप आर्थिक सहायता करें, जिससे हम ये इवेंट सफलतापूर्वक कर पाएं। प्रश्न। संतोष करकेरा, पिनाका MS फॉर आर्मीनिया, मेड इन इंडिया, लायंस रोल। हाँ, यस, पिनाका सिस्टम इज बीइंग सप्लाइड टू आर्मीनिया। अजरबैजान ने उसका वो भी किया है, प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है शायद। हाँ, ये काफी लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच का। बोथ वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद उनके जो इंटरनल राइवलरीज थे वो वापस बाहर आ गए। आर्मीनिया बहुत पुराना राष्ट्र है। आर्मीनिया के भारत के साथ बहुत पुराने संबंध रहे हैं। इट इज पॉसिबल दैट लॉट्स ऑफ आर्मीनियंस मे हैव सम काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री, पॉसिबल है। आर्मीनिया इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कंट्री। अजरबैजान इज एन एक्सटेंशन ऑफ टर्की। तो ये एसेंशियली ये सिचुएशन है। टर्की इज ट्राइंग टू एक्सपांड इट्स फुटप्रिंट इन सेंट्रल एशिया, इन द कॉकेसस रीजन, ये सब। तो टर्की, सो आर्मीनिया इज कंट्रोल्ड बाय टर्की और टर्की का ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। इन आर्मीनिया इज अ प्रॉक्सी फॉर दैट, सॉरी, अजरबैजान इज द प्रॉक्सी फॉर दैट एंड आर्मीनिया इज द टारगेट। ये सिचुएशन है अभी। रशिया, वो सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अजरबैजान इज मेनली शिया, but या on the chessboard it is more aligned to Sunni Turkey than to the Shia Iran. यस, सो बिल्कुल, अजरबैजान इज अलाइड विद सुन्नी टर्की एंड इट इज अगेंस्ट शिया ईरान। अजरबैजान एंड ईरान हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन बॉर्डर। और ईरान में भी एक अजरबैजान प्रोविंस है नॉर्थ वेस्ट में, जहां पर एक्चुअली अजरी लोग मेजोरिटी में है। तो ये सिचुएशन है। एंड इजराइल इजराइल इज इन फेवर ऑफ अजरबैजान बिकॉज दे वांट टू Yes. अंडरमाइन ईरान। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यहाँ पर। इमेजिन इजराइल बीइंग इन फेवर ऑफ अजरबैजान व्हिच इज इन फेवर ऑफ टर्की। बड़े अजीब से बेड फेलोज चल रहे हैं यहाँ पे। तो इस समय क्या हो रहा है कि ईरान इज फीलिंग द हीट बिकॉज ऑफ दिस, और वो आर्मीनिया को सपोर्ट करना चाहते हैं एज ए काउंटर वेट टू टर्की एंड अजरबैजान। एंड And this एंड Pinaka is अजरबैजान being shipped through Iran थ्रू ईरान, to मे बी to थ्रू Armenia. चाबाहार एंड देन थ्रू रोड और व्हाटएवर, जो हमें ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स पता नहीं है, लेकिन इट्स गोइंग थ्रू ईरान डेफिनेटली। और Yeah. अभी अजरबैजान ये कंप्लेन कर रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, यू कैन नॉट डू दिस, दिस गोज अगेंस्ट पता नहीं क्या रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, आई डोंट नो व्हाट इट गोज अगेंस्ट, बट ठीक है। सो इट इज गुड दैट वी आर डूइंग दिस, वी आर सेंडिंग supplies and weapons to Armenia. It's good thing. Okay, Shiv Satya, what to learn from DRDO scientist honey trap case? There is a lot to learn from this. We have to learn that people have weaknesses. Everybody is human, and our enemies will exploit the weaknesses of the people who they can trap in this manner. So इसका मतलब ये है कि we need to have very strict security measures and very strict screening and regular screening of every individual, even though that individual may have the highest standards. ये हर देश में होता है, सिर्फ भारत की बात नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे लोग ही सब ट्रेटर्स हैं। नहीं भाई, आप अगर पढ़ो हिस्ट्री में, द ईयर ऑफ द स्पाई, कोल्ड वॉर के समय पर एक वर्ष में 5-6 अमेरिकन एक्सपोज हो गए स्पाइस। दे वर स्पाइंग फॉर द यूएसएसआर। यूएसएसआर के भी बहुत सारे लोग वर स्पाइंग फॉर द यूएस। यूके का एक बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर था, किम फिल्बी, जो फिर भाग के यूएसएसआर में चला गया। ये हर जगह होता है।
There will be Pakistanis who may be possibly allegedly spying for India, and there will be Indians who may be spying for Pakistan or China or something. ये हर जगह होता है. So the only solution is that we need to have extremely strict security measures, constant surveillance and security. इसके बिना we will be compromised. This is what we can learn. So this is something that happens everywhere in the world. It's human nature. लोग होते हैं ऐसे. Okay, कुछ next. कुछ. JBJP. China debt is $66 trillion. Give breakup of this debt. Breakup is 53 trillion is their published debt and 13 trillion is their special purpose vehicle, that is their municipal bodies and city councils, their debt. Then what? Who gave this much debt loan udhari to China? उधारी तो भाई सब कुछ अपना है, सारे बैंक अपने हैं, जितना चाहो उतना लो. And on what Most of basis? it is internal debt, right? It is internal debt most given of it by is their internal banks debt. to their people, to their industries. Yeah. And what basis? GDP or what? Repayment ability? वो Evergrande fail हो गया ना, आपने देखा होगा. Evergrande, they're one of the biggest real estate companies, is gone bankrupt. Yes. JR, out of topic, I have one question for Chawla sir. What was the economic model followed in ancient India that propelled us to become richest nation of 45 plus trillion dollar? Can we now implement the same model? Chanakya See, Niti. yeah, चाणक्य नीति बेसिकली अर्थशास्त्र वाला इकोनॉमिक्स. एसेंशियली क्या था कि हमारे पुराने जमाने में हमारे पास ये क्वार्टर अपॉन क्वार्टर प्रॉफिट्स का जो आज साइकिल चल रहा है, एवरी कंपनी नीड्स टू फोकस ऑन एवरी क्वार्टर. हर क्वार्टर में प्रॉफिट्स होने चाहिए, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होना चाहिए. वो ये सिस्टम था ही नहीं. वी हैड स्लो ग्रोथ, वी ग्रू ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और हमने जो हमारा जो एक्सेस वेल्थ था उसको कन्वर्ट किया टू गोल्ड, और ये सारा गोल्ड हमने टेम्पल्स में डिपॉजिट किया टू सर्व सोसाइटी. इफ यू इसीलिए जो 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 हमारे जो इन्वेडर्स थे वो टेम्पल्स को इसलिए टारगेट करते थे क्योंकि सारा का सारा ट्रेजर जो सोसाइटी का होता था, इट यूज्ड टू मेनली रिजाइड इन द टेम्पल्स. इवन किंग्स एंड एम्परर्स यूज्ड टू गिव ह्यूज डोनेशंस टू टेम्पल्स. इसलिए अभी एक दो बच गए हैं, जैसे कि श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है, वहां पर incredible amount of wealth, trillions of dollars worth of gold वहां पर है. That's just one example. तो हमारे सोसाइटी, हमारा जो पुराना सोसाइटी था, इट हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ सरप्लस वेल्थ एंड आल्सो सरप्लस टाइम. आज के जैसा सिचुएशन नहीं था कि आपको 12 घंटे रोज काम करने पड़ते हैं. ऑल दैट, एवरीबॉडी यूज्ड टू हैव वन फैमिली प्रोफेशन जो वो करते थे, एंड एवरीबॉडी हैड लैंड. आज भारत में मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव एनी लैंड, क्योंकि जो ब्रिटिश थे पहले, जब मुगल आए उन्होंने सबकी जमीन हड़प ली और जमींदारी सिस्टम शुरू कर दी. और फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने रायतवारी एक्ट लगा दिया, उससे जो भी बचे थे उनकी भी सारी जमीन चली गई. एंड नाउ ऑल दैट लैंड इज इन द हैंड्स ऑफ आइदर द गवर्नमेंट और द पीपल हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. So आज भारत के जो लोग हैं, they are landless, they are moneyless, all the wealth has been extracted out of India. ये सिचुएशन है. तो हमारा इकोनॉमिक मॉडल था was of slow growth. We were the first fully industrialized civilization like 5,000-6,000 years before today. जो हड़प्पन ईरा जो हम कहते हैं, fully industrialized था और fully urbanized था. And these industries were focusing on the local consumption and also on a huge amount of exports. हम हर किसी को चीजें एक्सपोर्ट करते थे. इजिप्ट था, मिलो नहीं, सॉरी, अकेडियन एम्पायर, मेसोपोटामियन एम्पायर्स जो थे, एंड इवेंचुअली टू रोम आल्सो, टू ग्रीस आल्सो, ईस्टर्न एशिया, चाइना वाइना, सब जगह बहुत हम एक्सपोर्ट करते थे. और जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे उसके एक्सचेंज में हमें सोना मिलता था. तो इस तरह से हम इतने ग्रो हुए थे. सो आज हम उसको इमीडिएटली तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि राइट नाउ वी नीड टू ग्रो वेरी फास्ट. सो वी नीड टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स. Okay, next, Donald Trump. Even the Taiwanese companies rely on the US tech for semiconductors. Don't you think US is restricting all these companies to do major investments in India because it will eventually make India another China? गुड क्वेश्चन. यूएस डेफिनेटली कंट्रोल्स ताइवान. जो भी यूएस कहेगा वो ताइवान करेगा. और अगर यूएस ताइवान को कहता है कि भाई आप ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट्स मत करो भारत में, या फिर कम करो, या रिस्ट्रिक्ट करो, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी मत दो, तो ताइवान जो भी यूएस कहेगा वो करेगा. लेकिन आज हमारे पास कुछ लेवरेज है और द यूएस नीड्स अस एज अ काउंटर बैलेंस एंड काउंटर वेट टू चाइना. हम क्वाड में
क्वाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम दूसरे दूसरे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो द यूएस नीड्स अस एज अ काउंटर वेट टू चाइना. अगर हम नहीं, वी actually fill a very major gap in US capabilities in this region, in the so-called Indo-Pacific region. For that, they need us, and that gives us leverage, and that is something we can use to negotiate with the Americans and tell them, "Bhai, you cannot do these things. You cannot prevent Taiwan from doing this, doing that. Otherwise, we will do this or do that." So we have leverage, we have negotiating power, and that's why right now the Americans are playing nice. Right now, they need us, and that's why they're doing that. Okay, next, Naman Panchal. AC, sir, what are your views on China and Russia growing influence in Africa? Is it a huge setback for the West? And how can India get involved in Africa, especially in terms of trade and investment? हाँ, इस समय you can see that the Western influence in Africa is kind of declining. Not just influence, but also power possibly. अभी recently माली में कहीं पे coup हुआ था, पिछले 3-4 दिन की बात है, जिसमें शायद वागनर ग्रुप इन्वॉल्व था रशिया का. And Mr. Putin was in Africa sometime recently, I think. या फिर African leaders मॉस्को में आए थे, मुझे याद नहीं कहाँ पर हुआ था, but there was a big summit जहाँ पर everybody was pro Russia, and the Russian flag is kind of seen as a symbol of freedom in Africa, because they are trying to break free of the neo-colonialism that is still going on in the 21st century. So definitely Russia का influence बढ़ रहा है. China का influence पिछले 20 वर्ष से काफी है in Africa. Step by step उन्होंने बढ़ाया है, and they are using Africa as a place from which they get natural resources, raw materials of various kinds. तो इसलिए चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में. डेफिनेटली वेस्ट का पावर कम हो रहा है. इट इज डेफिनेटली सीरीज ऑफ सेटबैक्स फॉर द वेस्ट. भारत क्या कर सकता है? वी कैन also start investing in African countries, whatever we can invest at this stage. हमारा इकोनॉमी $4 trillion से आज कम है. So right now, whatever we are able to invest, we should definitely invest in those nations. And we can give them tell them कि भाई Chinese जो इन्वेस्टमेंट्स है, they are very dangerous because they put you in these debt traps. हम आपको ऐसा नहीं करेंगे. We will not trap you in this debt trap, and we will give you a fair investment which you can repay or at a certain time. So that sort of thing we can do step by step, slow baby steps, but we should get involved in Africa and other places, definitely. Viraj Rawal, Jai Shri Krishna, Shri SD and Shri AC sir. AC sir, can you advise some books for getting to know the real history of the world, the geopolitics plus the geopolitics? One request to TGD team, can those book names be mentioned in the comments? Look, I am very bad at book recommendations. मैंने इतनी books पढ़ी है, मुझे books के नाम याद नहीं रहते, सब mix हो जाते हैं दिमाग में. And there is no geopolitics book. If you want to learn geopolitics, the only thing you can do is study history. If you study world history and study it in depth, then you will start understanding geopolitics. Okay, geopolitics is a continuation of history. So if you understand the patterns of history and what drives history and what drives the rise and fall of empires and kingdoms and all that, and what causes wars and what resolves wars, then you will start understanding geopolitics. If you ask me to give a book reference for history, one I could give you is The Story of Civilization by Will and Ariel Durant. It's a huge 10 or 12 volume set of books which I read when I was a kid. वो एक अच्छा है, and I'm sure there are lots of other books, but yeah, if you want to learn world history, that's a good starting It point. also comes as a summary in one paperback volume. अच्छा, okay, good. Next, आतिश, क्वांटम कंप्यूटिंग में कौन आगे है, यूएसए या चाइना, और इंडिया को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? I think इस समय quantum computing में US possibly आगे हो सकता है, because they have this vast network of universities which are very well funded, very good high quality education system and good researchers. और उनके पास एक organization है called DARPA which selectively identifies and funds various people who are doing good research. और चाइना ने भी बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है. they have also copied the DARPA model to some extent. उनका भी एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है. उनके यूनिवर्सिटीज एक्चुअली हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज बन गए हैं. लॉट्स ऑफ फोकस ऑन रिसर्च. So they are also doing very well in research. उन्होंने भी claim किया है कुछ साल पहले कि they have established quantum supremacy, things like that. तो China and the US, most likely US थोड़ा आगे होगा, but they are mostly neck and neck. इंडिया को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? भाई, we have to invest money in this.
either the private companies need to invest money in this, like private companies will invest money only when there is a reasonably quick return on investment. So इसलिए private companies most likely इसमें invest नहीं करेगी. Then the alternative is the government should invest in this. अभी कुछ quantum mission ऐसा कुछ शुरू किया है जिसमें कुछ तो investment कुछ तो पैसा दिया है गवर्नमेंट में. I think it's not enough. We have to invest billions of dollars in this. और हमारे पास पैसा तो है. So we need good quality researchers, we need good quality institutes. Maybe we should start an institute or fund some IITs or maybe the Indian Institute of Science or something. I think IISC में अच्छा quantum research हो रहा है, quantum technologies में, not just quantum computing but overall quantum technologies. So we have good scientists in some institutes. We should identify those individuals, fund them, give them the funding to set up a proper lab. और ये हमें करना चाहिए. We need to take this very seriously. Okay, PS Murthy, Chawda ji, to grow at a fast pace and come at par with China, India needs a stable and strong government at the center for at least 20 years. Yes, that's why I will say, please vote judiciously, vote carefully. That's all I can say. Next, Saroj Kumar, we have 600 diplomats in embassy in not more than 50 countries. Should not there be more IFS officers in MEA? I agree with you. I agree with you Absolutely. completely. We Yeah, are yeah. Our continuing with diplomatic corps is smaller than Singapore. the post-World War scenario. Yeah. And the number of officers are not commensurate with the power that we wield and the power that we aspire to wield. And the outlook we need to have, the outreach we need to have. Yeah. Abhinav, India is focusing on semiconductors, self-reliance, etc., which is great. But why India is not focusing on satellites, which will give vision to China position and movement? Big fan, Abhijit Chavda, sir. Thank you, sir. Who says we are not focusing on satellites? We have satellites in the air, in orbit. We may not talk about them, but we have sufficient satellites to keep an eye on certain things. We may not talk about those satellites, but they are there. We are focusing on satellites. See, there are certain things that we don't talk about. Okay, and we should not talk about them. Okay, next. Nikhil, Namaste sir. Modi ji is guaranteeing about making India in top 3 economies, but why he is not focusing on the radicals within the country, like Rohingyas, Christian conversions, Muslim majority area violence, and our borders? Why he is speaking about top economic growth? Well, See, let's understand why. you can speak about several things at the same time. It's not Yeah. one thing to the exclusion of the other. Yes, and you can speak about something while doing something else also, but you may not choose to speak about that right now. So we should pay attention not just on words, but also try and see what actions are happening. And sometimes the actions will be shrouded in darkness because we have to keep them secret. Maybe, maybe not. We don't know. I don't have knowledge. But yeah, I'm sure something good is being done and something that will help us in the long run. Okay. Next. First copy. Thank you for coming back to JD Abhijit sir. My pleasure. Thank you so much. He would have come much earlier, but he has been traveling. And you I've will been know traveling. why very soon. Hannibal, when the Americans crossed 38th parallel, China entered the fray. Why does India not play the same game when they make it clear that Bangladesh is within our domain and we won't let US meddle in it? See, China crossed, when the Americans crossed a certain parallel, the 30th parallel, China entered the fray because that was something the Chinese saw as a red line and they were capable of defending themselves beyond that red line. Okay? So it is about the capabilities, not about words. कि आज आप यहाँ से इतने आओगे तो हम ये करेंगे. शब्दों से जंग नहीं जीती जाती. You have to be actually capable of doing certain things. The US is too powerful for India right now. समझ के रखिए. The US is capable. If they want, they can destroy India tomorrow. ये समझ लीजिए. आज हम इस क्षमता में नहीं है, इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम यूएस को ज्यादा विरोध कर सके. That's why we right now keep quiet and we smile. एक समय आएगा जब हम ये सब कर पाएंगे. इसके लिए हमें बहुत काम करना है आगे. At least 10 years, maybe 20 years. उसके बाद we will be in a position, then we can ask them to get lost. आज हम इस पोजीशन में नहीं है. That's why we have to act like a cat, not like a tiger. समय समय की बात है. Right now we are not in a position to make anything clear to the US. Please understand this. We have to be realistic. Right.
Next. Let Hindus be aware of the fact, this is Gumnami Baba, what moments did to Hindus in Mewat. Don't be keyboard warriors. Street presence is of utmost necessity. You need both. You need keyboard warriors as well. It's the same thing as we said earlier. You can't just say that, okay, only one variety needs to be there, the other does not need to be there. Okay. General Navarane and Rajnath Singh already mentioned Modi and Shah won't save us. Well, it's a statement, Gumnami Baba. So we move on. Apande, why our state governments are regressive in investing in R&D? There should be competition in states for R&D output. Central government should separately fund R&D. See, it's who runs the state governments? Various local politicians. Well, some may be good, some may be not so good, some may be self-centered, some may be about ये 5 साल में मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, how much money can I amass from the exchequer, from the taxpayer. There are politicians who are like that. There are some politicians who are really good. So some states do really well, some states don't do well. We see that disparity all the time in India. सो टिपिकली क्या होता है कि अगर आप 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हो तो आपका पूरा पॉलिटिकल अपैरेटस है जो जो कुछ चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स समथिंग, अ पीस ऑफ द एक्शन। एंड टिपिकली अगर आप लो लेवल पे जाओगे, ग्राउंड लेवल पे जाओगे, देन मोस्ट आपको दिखेगा कि मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी मच सिमिलर। दे आर मेड अप ऑफ द स्टैंडर्ड people who kind of don't have very high standards. तो आपको अगर अपनी political party और apparatus चालू रखना है तो you have to appease them. So then you have to lower your standards and you will not invest in things which will take the nation forward. So I think R&D, either the private sector should take care of it, which they should, and also the central government should take care of it, because the central government has to look at the big picture. So that is the reason why state governments typically don't focus on good things. They only focus on petty issues. I'm not saying all state governments are like that, but most of them I would say would possibly be like that. So competition should be, I would say कि अगर R&D में competition करना है तो make all the IITs compete with each other. Give a big yearly pool of money, prize money. Let all of them develop a supercomputer, and whoever develops the fastest and most powerful supercomputer will be given the prize money, a few crores. Or ask them all to design and develop a quantum computer. Have a competition every year. ऐसे competitions बनाओ. Give a significant prize money like 10 crores, and whoever wins this, they can actually start a company with that. अगर हम ऐसा competition करेंगे, healthy competition within the research institutes, within the IITs and all, that will actually give us a good output, rather than asking the states to compete. Political compulsions take over when it comes to state politics. Okay, next. भारत में भारतीय कंपनी ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल ड्रोन 8 सीट पैसेंजर प्लेन, हेलीकॉप्टर, एलईडी टीवी, सोलर पैनल्स, ईवी बैटरी, जेट इंजन एक्सेट्रा व्हेन जेबीजेपी। ये सब धीरे धीरे बनेगा। आई थिंक इन द नेक्स्ट 10-20 years में ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ देम विल स्टार्ट हैपनिंग इन इंडिया। ड्रोन्स वन के वर्ड ऊपर हम आंसर इज सून। soon, hopefully soon. Shaktiman, what's the reason for Nehruism creeping into Modi? Well, Mr. Modi has not given away any Indian territory to anybody. So he has not given up the Kabo Valley or Jammu and Kashmir or Aksai Chin. There are so many things that Mr. Nehru has done that Mr. Modi will never do. So I would not say that Nehruism is creeping into Mr. Modi. Obviously, The Coco people Island. are Coco Island. Both examples. Both examples. See, I understand that people are frustrated because of various things. People are impatient. People want results now. But in the real world, it takes time. When you have a huge country like India with so many issues, historical issues and all, things take time. Obviously, some things can be done better, but I would not compare Mr. Modi with Mr. Nehru. I would not. Ravindra, US deep state was anti-Modi and now suddenly promoting him because he started legalizing adultery. Wow. ये कैसे ये I'm not sure. I think that's news to us, Ravindra, that Modi legalized adultery. Gas, it was done by the court, so don't blame Modi for that. Gas, women in army promoting feminism, that is also being done by the courts. Can't you Yeah, experts see? see, look, the That's army. not a very nice if way you, of asking questions, Ravindra ji. it's okay. Saurabh But what I would Anand. say is that the army में जो हो रहा है, that is being done by the judiciary, right? The courts are Yes, forcing it the is army being done by to. the judiciary.
I mean, look, at the end of the day, you need the best fighters in the army. And the best fighters are always going to be the men. It's just biology. How can you? I mean, girls who are aspiring to join the army may feel bad about this, but I think the army in the fighting forces should be a male domain. सीधी बात है यार. Of course, you can have air traffic controllers and logistical personnel who can be females, but the fighters, the fighting forces should only be men. सीधी बात है. I mean, there's no question about disputing that. It's biology. You can't have them in infantry combat roles. Or Air Force fighter planes. Don't That want will give our incentive to the enemy forces. exactly. You can't have that. That's crazy. And if such a thing is being done, it should be undone ASAP. You can't have that. I'm not against Sauravan, women's rights and all that, but we cannot put no. our You women can't folk in mess with harm's the. way. In fact, You I can't. don't know. I will blame the government to the extent that the government is not putting its foot down. The Hmm. army is not subject to fundamental rights. There is an No. Article 33. There's an Article 33 which exempts forces, which includes all the arms of the military, from fundamental Hmm. rights. Fundamental rights don't Right. apply to them. Well, then why The don't government we should put its foot impose down. that? The government is, they're always trying to be on the right side of the judiciary. You can't Okay, so be on the right that's side something. and Yeah. defend the country at the same time when you have people with diverse opinions sitting in the judiciary. So many of them Hmm. leftists. Saurabh Anand, Karachi wood has become a laughing stock. Please explain scenario. Sorry, that's not the I'm sure you topic mean today. Bollywood. Well, I'm not in touch with Bollywood But anymore. that's I not the don't topic watch. today. I am not going to go so off the topic. Sona Krishnan Ganeshan. When will Akhand Bharat be completely achieved? When will we become global topper, economy plus defense? Exact years, please. Nobody can Exact. predict exact years. Come How do on. we? How do we? Even Nostradamus cannot give you exact figures, exact years. Next. See, I would say that by 2050, India could be number two. Yeah, it's possible. India could be number two. By 2070, we should be number one. If we are not number one, we should be very disappointed. I can only Economically, say that even without, I mean, even with the present rate of growth, if the if de-dollarization occurs and the dollar value falls, then we could suddenly become even number one. You never know. yeah. If the dollar value falls, yeah. If the exchange rate changes very rapidly, Yeah. significantly, So yeah. it's all in the realm of future. We don't know. But the Americans won't let this happen so easily. They'll go to war They before won't, it happens. but Yeah, they are losing influence, as you yourself admitted. they are losing influence, but not power. Not power. And the US dollar is the basis of the power. Actually, they will go to any length to But prevent the dollar from the falling. problem is happening. What is happening with the US dollar is that because of this US dollar situation, uh, they are accumulating huge debts within the United States. And even Huh. George Soros went on record and he said that, okay, let's move dollar off the reserve currency. We don't need to accumulate so much debt. It's bad. Even Soros said that. Can you imagine? And Soros is part of the global deep state. Yeah. The So thing is that the US even the dollar. US now wants to mm, help in the de-dollarization process. And I think nobody We'll in the see about world it. would want that it should be a very rapid one. Yeah. It won't be rapid at all. If it happens, it will happen gradually. RP, Modi inducting women in army, feminism, gas, doing everything. It's not being done by Modi. Bhai. Come on. We have already discussed this. JBJP, China debt of $53 trillion breakup. Who gave it? IMF, World Bank. Come on. They don't borrow from You IMF. no no no. What are you talking? ADB is funded by them. The, India and China ADB. actually holding shares in the World Yeah, Bank, yeah, right. AMCs or who. China banks couldn't have dollar 53 trillion assets to lend. 53 trillion breakup. Please give. Do you have it ready? I don't have it ready. I don't have the document. Yeah, I don't know. Rana Divyaraj Singh. How can US destroy India economically or anything else? Listen, when we pay for
for oil, what do we use? US dollars. How do we do it? How do we do that? Through the SWIFT transaction system, right? That's one example. If they cut India off from the SWIFT system, we will be unable to pay for anything. That's one very easy way of cutting India off from the global economy and destroying India's economy. That's called imposing sanctions. There are lots of ways of doing it economically. They just have to tell the world, stop dealing with India, otherwise there'll be consequences. And everybody is scared of the US. It's as easy as that. When you're the top dog, when you hold the biggest stick in the land, then everybody will do what you say. That's how easy it is to destroy a country. That's what they did to so many countries in the past. Didn't work with Russia because Russia is an autarky, but it will work with India if they want to. So that's why we have to be very careful and stay on their good side. Next. Rohit Patil, hello, sir. With US domestic politics and turmoil keeping them busy, what will be its effect on our election in 2024? Look, they are not busy. Okay, they have this entire carnival of the election and all that domestic politics going on, but that doesn't matter. They have something called the Pentagon that actually runs the country, and they don't care about elections. They are never affected by elections. No matter who comes to power as president, the external foreign policy, military policy, all that remains the same. Whether it's a Republican or a Democrat, whether it's Trump or Biden or Obama or whoever, their foreign policy is always the same. It makes no difference. The US is actually run by an unelected government, which is invisible, which is what they call the deep state. Do you think Joe Biden is running the country? And if he is incapable, do you think Kamala Harris is in a position to run the country? That clueless lady. It's obviously somebody else who's running the nation. So these elections and domestic politics, it's just a means of keeping the people busy and making them feel that there is a democracy in a two-party system, which is just one step above a one-party dictatorship. So it's immaterial. So the US elections will not really have an effect on our elections in 24, but the US deep state may definitely want to meddle with our elections in 24 and maybe influence the election outcome in some way. That's definitely a strong possibility. Next. संजय सर और अभिजीत सर, भारत में एक्सट्रीम करप्शन हर जगह है, इसका क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकलेगा? राणा दिव्यराज सिंह. Corruption is a huge issue in India. It imposes a huge economic burden on India. It affects the ease of doing business. हर चीज को affect करता है. I think at some point in time एक top down approach आना पड़ेगा. I don't think grassroots से ये problem solve हो सकता है, क्योंकि main major corruption grassroots पे होता है. I think a top-down approach से आना पड़ेगा. Eventually, some Indian leader, prime minister, will have to decide now is the time for a proper war on corruption, and it will have to be a very harsh crackdown. ऐसा करेंगे तो I'm sure possible है. Dr. K. Chakravarti, is there any Chinese role in the Manipur conflict? Yeah, the Manipur conflict is a very complex situation. See, the cookie terrorists definitely have lots of Chinese weapons. They also have American weapons. और ये सारे weapons most likely यूनान से आ रहे हैं, बहुत सारे इसमें से, क्योंकि यूनान is about less than 200 kilometers from the Manipur border, India border with Burma. So बहुत सारे weapons आ रहे हैं from यूनान, Chinese weapons, और वहां पर एक golden triangle region है, which is the tri-junction of Burma, Thailand and Laos, which has historically been a drug producing region. वहां पर drug lords है, बहुत ही lawless जगह है, और वहां पर drugs पता नहीं कहाँ से आते हैं. वहां से drugs पूरी दुनिया में जाते हैं, and they get money from all over the world and also weapons from all over the world. तो वहां, so they are acquiring US weapons from somewhere. तो ये सारे weapons अभी cookies के पास आ रहे हैं, and they are using them to terrorize the people of Manipur. So I think foreign hand तो है ही. There is definitely a foreign hand in this. It's a geopolitical game that is being played. It is about creating an imaginary nation called Cookie Land, which will cut off India from the entirety of Southeast Asia. जैसे भारत को POK और पाकिस्तान ने cut off किया है from Central Asia, or Tibet, Chinese occupied Tibet ने भी cut off किया है from Central Asia and Europe. That way they want to cut India off from Southeast Asia also by creating an imaginary cookie nation. So this is definitely a geopolitical game. इसमें definitely foreign hand है. अगर मुझे स्पेक्यूलेट करना है तो मुझे दो नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं. वन इज द यूएस, अदर इज चाइना. बोथ कुड बी इन्वॉल्व्ड, वन कुड बी इन्वॉल्व्ड, और मे बी आइदर और, बट वी डोंट हैव एविडेंस. बट डेफिनेटली फॉरेन हैंड तो है इसमें. Okay.
I think we need to discuss Manipur also at some point, because that's a very curious situation. Because Meiteis are no sitting ducks either. They are giving as good as they get, and of course the security structure is in their favor, in the sense that the AFSPA free police stations are all in the Meitei territories. You know what's funny is that you have AFSPA in Manipur. Wherever you don't have AFSPA AFSPA, Manipur, out of 44 police stations, 19 are non-AFSPA. And all of and there you them, have peace. no, but all of them are in the Meitei areas. The Not a AFSPA free police single stations. police station, not a single police station, not even Chudchandpur town in the Kuki areas or Naga areas is free from AFSPA. हाँ, so people ask that is AFSPA the solution? मैं कहता हूँ कि भाई AFSPA जहाँ पर मणिपुर में नहीं है, वो मैतेई जगह है और वहां पर कोई वायलेंस नहीं है, और जहां जहां भी AFSPA लगा हुआ है वहां पर आपको हर जगह वायलेंस मिल रहा है. सो AFSPA इज नॉट वर्किंग. और दूसरी बात ये है कि कुकीज और मैतेज में ये चल रहा है. The thing is, if the cookies stop fighting, there will be peace in Manipur. But if the Meiteis stop resisting, there will be no Manipur left. It will become cookie land. ये situation है आज. But Meiteis have resisted it's very strongly. They That have is no also option. one of the reasons why the global powers are not happy. They would have wanted Yeah. Meiteis to be like Kashmiri Pandits. They have refused to die out, to just sit down and Yes, die. they They've fought refuse back. that. Yeah, they have to. They have It's fiercely a survival. resisted. Fiercely. Yeah. Okay, next. Cookie land we have already discussed. Chinese role we already discussed. Santosh Karkera, $1 trillion debt of US. Your thoughts? We already discussed, sir. Shaktiman, JD should create an Indian Illuminati. Give us the fund. I need $1 trillion. I will. Next. Rana Deviraj Singh. But they are doing same thing with Iran, but it has developed its way to survive from us punishments. Why can't we also tackle them? See, let's understand how Iran has been able to withstand this to some extent. Iran has been devastated, by the way, which we may not realize, but they are still existing, they're still surviving. Why are they surviving? Because they're a major oil producer, which everybody wants. So the Russians are cooperating with them because they want some Iranian oil. The Chinese are greedy for oil, they want Iranian oil, and that's why Iran is able to survive. If Iran was not an oil producing nation and the US had imposed sanctions, it would have been totally annihilated. So understand how the real world works. Iran has survived because it's a major oil producing nation. Otherwise, it had no chance of surviving. Okay, so with that we come to the end of the question answer session. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. अभिजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम. Jai Hind, Vande Mataram.